Our topic is cost and scale of production as well as break even analysis. Cost कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है normally. One is fixed cost. Fixed cost is fixed because it does not change with the output. For example, rent. आपका आउटपुट ज़ीरो है, कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी फैक्ट्री का रेंट आपने देना है. सो रेंट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट जो बदल जाती है विद आउटपुट. आउटपुट ऊपर जाएगा, कॉस्ट ऊपर चली जाएगी. आउटपुट नीचे आएगा, कॉस्ट नीचे आ जाएगी. वेरिएबल कॉस्ट नीचे आ जाएगी. फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी डिनोटेड एज FC. वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिनोटेड एज VC. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? मटेरियल, रॉ मटेरियल. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होगी रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा होगा. लेबर, जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करनी होगी लेबर आपका उतना ज़्यादा होगा. टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. ठीक है ना, क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू FC इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट. VC इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड. प्राइस कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस जिस पे बेचते हैं, या कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, कॉस्ट ले लें या प्राइस ले लें. ठीक है, अभी हम प्राइस नहीं, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी. ठीक है ना, तो ये हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट. नाउ टोटल कॉस्ट which is also called TC is equals to fixed cost plus variable cost. ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट क्या होती है और क्यों निकाली जाती है? एवरेज कॉस्ट जो होती है वो होती है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. अब एवरेज कॉस्ट जो होती है उसका भी एक फॉर्मूला होता है. एवरेज कॉस्ट क्यों निकाली जाती है? एवरेज कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर प्राइसिंग पर्पसेस. आपको पता होगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इतनी है तो प्राइस उससे कम आप सेट नहीं करेंगे. प्राइस अगर आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से कम सेट कर दी तो आप लॉस में जाएंगे. तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 100,000. you have to find out average cost and the units produced or output is 30,000. ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले we need total cost. Total cost is equals to fixed cost plus variable cost. Total cost is equals to 50,000 plus 100,000 is equals to 150,000. Average cost is equals to total cost upon output. So average cost is equals to 150,000 upon 30,000. 4 zeros cancel. 5. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Average cost is 5 per unit. एवरेज हमेशा पर यूनिट ही होता है. अब जब इसकी सेलिंग प्राइस सेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी मोर देन 5, और अगर 5 होगी तो ब्रेक इवन होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस. लेट्स डू दिस एक्टिविटी. ये आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ओके, एंड वेरिएबल लेबर कॉस्ट दी हुई है.
और फिक्स कॉस्ट दी हुई है। इसके अंदर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, तो हमें पर यूनिट नहीं दिया हुआ, इसकी वजह से हम यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल Y एंड Z। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? इसकी होगी 24 मिलियन, क्योंकि ये मिलियंस में दी हुई है, एम लिखा हुआ है ना, 24 मिलियन। इसकी होगी 14 मिलियन। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। फिर इन्होंने कहा हुआ है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग Y एंड Z। टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 12 प्लस 24 इज 36। इधर टोटल कॉस्ट हो जाएगी 14 प्लस 6 इज 20। कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग Y एंड Z। अच्छा, अब निकालेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ Y इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। Y की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 36। आउटपुट इसी के बराबर में लिखा हुआ है 12,000। 36 क्या? 36 मिलियन, यानी कि 6 जीरो। ठीक है, 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, दिस गिव्स मी 3000। एवरेज कॉस्ट आ रही है $3000। एवरेज कॉस्ट ऑफ Z कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट है 20 क्या? मिलियन, 6 जीरोस अपॉन आउटपुट इसी के बराबर में लिखा हुआ है 5000। 3 जीरो कैंसिल, इसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है $4000। ये भी कर लिया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 पॉसिबल यूजेस ऑफ दीज रिजल्ट्स टू मैनेजर ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया, यहाँ पे पर व्हीकल 6000 है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि एवरेज कॉस्ट किसकी सबसे ज़्यादा लो है। यूजेस बता रही हूँ आपको मैं इन कैलकुलेशन की। एवरेज कॉस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा लो है उस पे आप प्रॉफिट मार्जिन बड़ा रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार। ठीक है। नंबर 2, इन कैलकुलेशन से पता ये लग गया कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट किसकी ज़्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट किसकी ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इसकी है और वेरिएबल कॉस्ट भी इसी की सबसे ज़्यादा है। इसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट मोर और लेस इसके बराबर है। तो इट विल बी feasible for them to produce car model X and car model Z because Y में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मगर कॉस्ट ज़्यादा लगने के बावजूद एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको हैवी मार्जिन पे बेच सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये भी। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ कॉस्ट डेटा। मैंने सबसे पहले आपको कहा प्राइस सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है एवरेज प्राइस। ठीक है, डिसाइडिंग वेदर टू स्टॉप प्रोडक्शन और कंटिन्यू इफ द टोटल एनुअल कॉस्ट is 25,000 but revenue is this, then the business needs to stop manufacturing। अभी तक रेवेन्यू कैलकुलेशन तो हुई नहीं है, तो रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं हम। रेवेन्यू जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है ना, सपोज कर लेते हैं पिछली एग्जाम्पल में से ये जो फर्स्ट वाली कार है जिसकी एवरेज प्राइस 6000 पर यूनिट है, लेकिन इन्होंने इसकी सेलिंग प्राइस रखी है 5000। ठीक है, और एनुअल यूनिट्स कितने हैं? 4000। तो इन्होंने रखी है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 5000, यूनिट्स सोल्ड कितने हैं? 4000। ठीक है, इससे ये लोग कितने पैसे कमा लेंगे? 20 मिलियन कमा लेंगे। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो एंड 5 4 20।
20 मिलियन कमा लेंगे, लेकिन इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है भाई? इनकी टोटल कॉस्ट है 24 मिलियन। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 24 मिलियन। इनको हुआ है लॉस बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। तो लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दिस इज इक्वल्स टू 4 मिलियन का लॉस किया है। तो जो कंपनी लॉस में जा रही है, दे नो दैट दे नीड टू स्टॉप प्रोडक्शन और मे बी गो आउट ऑफ बिजनेस। शॉर्ट रन में आप लॉस को बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ़ायदा ही क्या है बिजनेस करने का अगर लॉन्ग रन में लॉसेस हो रहे हैं। ऑल्सो डिसाइडिंग अपॉन द बेस्ट लोकेशन, क्या मतलब? जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो कि फिक्स कॉस्ट इनकी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 12 मिलियन है, यानी कि नॉर्मली फिक्स कॉस्ट में रेंट आता है। तो दे कैन डिसाइड कि हम कोई ऐसी लोकेशन निकालें जिसका फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो हियर। ठीक है, सॉरी, फिक्स कॉस्ट सबसे कम हो, नॉट ज़्यादा, फिक्स कॉस्ट सबसे कम हो। ठीक है, एक ये रीज़न होता है। दूसरा होता है कि भाई आपको किस लोकेशन पे सेल करना है। अगर आपने कोई महंगा प्रोडक्ट बेचना है तो आप उसकी लोकेशन देखोगे कि वो महंगी वाली लोकेशन हो, लेकिन उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इतना ज़्यादा कॉस्ट पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? बाकी प्रोसेसेस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, क्वालिटी पे क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन कॉस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट मैटर्स, लेकिन कॉस्ट आपकी मैटर करेगी, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे आप प्राइसिंग सेट करोगे। एक चीज़ मुझे पड़ रही 100 रुपये की है, उसको मैं 90 रुपीज़ का नहीं बेच सकती। 90 रुपीज़ कैन बी टेम्पटिंग फॉर पीपल, क्योंकि दे वुड वांट टू बाय सस्ता चीज़, लेकिन मैं तो नहीं बेच सकती। वाई? बिकॉज मेरी कॉस्ट ही 100 रुपये की पड़ी हुई है। देन वी हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है और कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सपीरियंस कर सकती है? अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन विद अ ह्यूज आउटपुट कैन एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मैं आपको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करती हूँ। एक ग्राफ है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, कॉस्ट नीचे आती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, क्या मतलब? अभी आउटपुट इतना है, कम है, तो कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आउटपुट बढ़ जाएगा, यहाँ आएगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर आउटपुट और आगे आएगा तो कॉस्ट और कम हो जाएगी। दिस पोर्शन इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों एक्सपीरियंस करती हैं? जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, यानी आउटपुट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कंपनी स्पेशलाइज करती जाती है, वैसे वैसे कंपनी के प्रोसेसेस इम्प्रूव होते जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता चला जाता है। ठीक है, इस वजह से उनकी कॉस्ट पर यूनिट नीचे आती जाती है। हमारे पास कौन कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं? परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल वे यू गेट ह्यूज डिस्काउंट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ खरीद रहे हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है आपको बैंक्स लोन देने के लिए तैयार हो जाती हैं एट अ लो इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसको कहते हैं? इंटरेस्ट रेट। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा होगी। जितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा होगी, आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी।
मार्केटिंग इकोनॉमीज का क्या मतलब है, आपकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग बहुत ऊपर नहीं जा रही होती, कम रहती है एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट। क्यों? आप इतनी बड़ी कंपनी है, आपको बहुत लोग जानते हैं, तो जब लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की या एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एज यू ग्रो बिग यू इन्वेस्ट मोर इन टेक्नोलॉजी। जब आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपके प्रोसेसेस इम्प्रूव हो जाते हैं और आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाती है। ठीक है, जितना हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेकिन मशीन तो बहुत महंगी होती है, बिल्कुल होती है, वो वन टाइम कॉस्ट है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उससे जो प्रोडक्शन हो रही है उन सब की कॉस्ट नीचे आती जा रही है। देन वी हैव मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड स्पेशलिस्ट, जिस वजह से वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। ऑल्दो एक्सपर्ट्स की जो है आपकी सैलरी ज़्यादा होती हैं, लेकिन एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाती है क्योंकि उनके एक्सपर्टीज़ की वजह से गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट उसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एवरेज कॉस्ट नीचे आती है। इन दिस वन एवरेज कॉस्ट कम्स डाउन, लेकिन एक पॉइंट के बाद, यानी कि इस पॉइंट के बाद वेयर द कंपनी हिट्स इट्स लोएस्ट कॉस्ट, इससे ज़्यादा नीचे कॉस्ट नहीं जाएगी। व्हेन द कंपनी हिट्स इट्स लोएस्ट कॉस्ट एज द आउटपुट इंक्रीजेज द कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कैसे, देख लेते हैं। आउटपुट इस पॉइंट से राइट पे जाएगा यानी बढ़ेगा। तो जब यहाँ पे लेके आई मैं आउटपुट को, तो मैंने देखा कि मेरी कॉस्ट तो बढ़ रही है। यहाँ लेके आई तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, फिर और ऊपर जाएंगे तो मेरी कॉस्ट मज़ीद बढ़ेगी। अभी तो हम कह रहे थे जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन एक हद तक। क्यों, देख लेते हैं उसको। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है? एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स गोइंग अप एज आउटपुट इंक्रीजेस। इसके रीजंस देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट ऊपर जाती है किन वजूहात की वजह से? यहाँ से डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। लो मोरल, क्योंकि जब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, आपका कांटेक्ट हेड्स से नहीं होता, तो यू फील लेफ्ट आउट एंड योर मोटिवेशन स्टार्ट्स गोइंग डाउन। मोटिवेशन नीचे जाएगी, मोरल आपका नीचे जाएगा, इनएफिशिएंसी होगी तो गलतियां ज़्यादा होंगी, आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी? क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ रही होगी बार बार रॉ मटेरियल परचेज करने की और बार बार आपको वो चीज़ बनानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज slow decision making process, because there are a lot of people in the organization and when you have to decide एक चीज़ जिसके लिए बहुत लंबा टाइम लग रहा है तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाती है क्योंकि आपका एक रिसोर्स विच इज़ टाइम वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन।
ब्रेक इवन एनालिसिस, और ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट इन इटसेल्फ क्या होता है? ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Break even is also called BE. Break even is a point where total cost is equals to total revenue. Total cost के हमें फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड प्राइस इनटू क्वांटिटी। अच्छा, ब्रेक इवन चार्ट्स की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन चार्ट्स को क्या होते? ग्राफ्स होते, ठीक है, दैट शो हाउ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस चेंज विथ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास मैं इसको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगी, इसको बहुत गौर से समझना। कॉस्ट हमेशा वाई एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट भी और प्राइसेस भी, क्योंकि हम रेवेन्यू भी यहीं से निकालेंगे। अच्छा, एक लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। एग्जाम्पल, रेंट आपको देना है कितना? 50,000, ठीक है। आउटपुट है आपका ज़ीरो, आउटपुट है ज़ीरो, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट वॉट एवर द कॉस्ट पर यूनिट इज इनटू आउटपुट विच इज़ ज़ीरो, वेरिएबल कॉस्ट हो गई ज़ीरो। Total cost is equals to fixed cost plus variable cost. So total cost is equals to 50,000 plus 0, which is equals to 50,000. So we can say that total cost is equals to fixed cost when output is 0. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि आउटपुट चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज, इट स्टेज स्ट्रेट, ठीक है। अब एक लाइन है आपके पास टोटल कॉस्ट की, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो फिक्स्ड कॉस्ट के पास से स्टार्ट होगी। क्यों? टोटल कॉस्ट जो है हमने बताया जब आउटपुट ज़ीरो होगा, ये आउटपुट है, आउटपुट ज़ीरो होगा तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स टोटल कॉस्ट जो है वो फिर ऊपर जाती जाएगी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा। एक लाइन है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की, वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। जब आउटपुट ज़ीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगी, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये मैक्सिमम आउटपुट है, ठीक है, इसको अज्यूम करेंगे ये मैक्सिमम आउटपुट है। अच्छा, ये तो अब सारी कॉस्ट हो गई। अब मुझे रेवेन्यू कैसे पता चलेगा भाई? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो when sales is equals to 0, ठीक है। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 0 when sales is equals to 0। इसी वजह से जो रेवेन्यू की लाइन है वो 0 से स्टार्ट होगी और यूं जाएगी, ठीक है। दिस पॉइंट where total cost is equals to total revenue, ये पॉइंट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्वांटिटी है आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी। दिस इज ब्रेक इवन प्राइस एंड दिस इज ब्रेक इवन
क्वांटिटी। ठीक है ना, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है दिस इज द प्रॉफिट, और जो रेड वाला पोर्शन है दिस इज द लॉस। क्यों बताती हूँ अभी। दिस इज लॉस। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ये रेवेन्यू की लाइन है, ये वाली टोटल कॉस्ट की लाइन है। तो व्हेन सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर वाली जो है वो टोटल कॉस्ट की लाइन है, नीचे वाली रेवेन्यू की लाइन है, आप देख सकते हो। तो व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट दिस इज अ लॉस। यहाँ पे ये रेवेन्यू की लाइन है और ये टोटल कॉस्ट की लाइन है। तो व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट दिस इज प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है अगर इससे कम प्रोड्यूस करेंगे यानी कि एट एनी पॉइंट हियर तो कंपनी लॉस में होगी। ब्रेक इवन पे प्रोड्यूस करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। एंड देन जब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो दैट विल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो दैट विल बिकम द प्रॉफिट। ठीक है, चले ये देखें, यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 3 यूनिट्स। 3 यूनिट से कम अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे लॉस होगा, ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी जो प्राइस है वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। ठीक है, 20 आ रही है प्राइस। तो टोटल रेवेन्यू इस पॉइंट पे कितना होगा, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू दिस अगेन। ठीक है ना, $20 सेल्स है, $20 कॉस्ट भी $20, सेल भी टोटल $20 की। दिस इज ब्रेक इवन। लेट्स डू अ क्वेश्चन जिसमें हम ब्रेक इवन एनालिसिस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ओके, फिक्स कॉस्ट आर 5000 यानी कि यहाँ पे 5000 से स्टार्ट होगा। Fixed costs are 5000 per year. Variable cost of each pair is 3. Each pair of shoes is sold for 8. ठीक है ना, तो हमने कॉस्ट और रेवेन्यू निकालना है। चलो इसका कॉस्ट और रेवेन्यू निकाल लेते। अगर तो ये आपसे कहते हैं ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट आपका जो ब्रेक इवन क्वांटिटी होगी ना वो हमेशा एक उस पे बनेगी। ठीक है ना, आपके पास एक ब्रेक इवन क्वांटिटी आएगी, 10 किस्म की ब्रेक इवन क्वांटिटीज नहीं आएंगी। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस। ये है हमारे पास क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिक्स कॉस्ट इज 5000, variable cost per unit is 3. Variable cost is 3, so total variable cost is 3 multiplied by output which is 2000. This is 6000. हम ये यूज करेंगे। Total cost is equals to fixed cost plus variable cost is equals to 5000 plus 6000 is equals to 11000. ठीक है, and then we have revenue. Revenue is equals to price multiplied by quantity. Each pair is sold for 8. ठीक है, तो क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी है, 2000, 16000।
यहाँ पे मुझे वैसे प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है। प्रॉफिट कितना होगा, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 11 विच इज 5000। ठीक है, ड्रॉ द ब्रेक इवन चार्ट, इट विल हेल्प इफ अ टेबल सच एज द वन इज शोन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए होगी। ठीक है ना, ब्रेक इवन क्वांटिटी मुझे चाहिए होगी। कैसे चाहिए होगी देख लेते हैं भाई। ये आपके पास बना हुआ है, आप जब इसको ड्रॉ करोगे ना तो आपके पास ब्रेक इवन क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, एंड देन यू कैन शो इट देयर। ऑफ कोर्स आपको ये चार्ट, आपको ग्राफ पेपर मिला हुआ होगा जिस पे आपको ये चार्ट ड्रॉ करना है प्रॉपरली। ठीक है ना। अच्छा, टोटल यूनिट्स क्योंकि 2000 है तो इन्होंने यहाँ पे 2000 यूनिट्स ड्रॉ किया हुआ है। आपने जितने भी बॉक्सेस लेके यहाँ पे ड्रॉ किया होगा उसके हिसाब से लेबलिंग हुई हुई होगी। नाउ इसमें आपने शो करना है कि एरिया ऑफ प्रॉफिट कौन सा है, एरिया ऑफ लॉस कौन सा है, वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि कौन सा है और क्यों, और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, दिस इज द ब्रेक इवन चार्ट। Now what does the graph show? The graph shows break even quantity के भाई अगर 1000 यूनिट्स से कम सेल करेंगे, 1000 यूनिट से कम सेल करेंगे तो नुकसान में होंगे, 1000 से ज़्यादा सेल करेंगे तो प्रॉफिट में होंगे। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स सेल कर देते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा जो कि 5000 होगा, जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेक इवन चार्ट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ब्रेक इवन चार्ट से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है और किस प्राइस पे सेल करना है, और आप सेफ्टी मार्जिन बता सकते हो। सेफ्टी मार्जिन क्या होता है भाई, सेफ्टी मार्जिन ये होता है कि आपने किस क्वांटिटी से नीचे सेल नहीं करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है अमाउंट बाय विच सेल्स एक्सीड द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सपोज ये पॉइंट है और आपने यहाँ पे वो किया है तो दिस करंट प्रोडक्शन पॉइंट विच इज़ 1000 माइनस सपोज कर लो ब्रेक इवन 890 पे हो रहा है, 890, दिस इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि 110 यूनिट्स। ठीक है ना, दिस इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भाई अगर जितना भी ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट से बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको पता है कि जब तक हम इस पॉइंट तक नहीं आ जाते उसके बाद से हम लॉस में आना शुरू होंगे, लेकिन जब तक इस पॉइंट में आएंगे तब तक हम प्रॉफिट में ही हैं। ठीक है ना। लिमिटेशन ये है कि ब्रेक इवन चार्ट अज्यूम्स कि आपने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया है आपने सबका सब सेल कर देना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, fixed cost only remain constant if scale of production does not change. For example, a decision to double the output is almost certainly going to increase the fixed cost also, क्योंकि आपको मशीन भी चाहिए, आपको फैसिलिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये भी अज्यूम करते हैं कि जी फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ और नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन चार्ट जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन पॉइंट को कंसिडरेशन में लेता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उन सबको छोड़ देता है ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड एक और अजम्पशन है कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ हो सकते हैं, जैसे हमने इनको ड्रॉ किया ना, स्ट्रेट लाइन है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो। जब आप ए लेवल्स में आओगे और आप ग्राफ्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कॉस्ट जो है वो इस किस्म की लाइन होगी, रेवेन्यू जो है वो इस किस्म की लाइन होगा। ठीक है ना, कर्व्स होते हैं, प्रॉपर
स्ट्रेट लाइंस नहीं होती। स्ट्रेट लाइन अगर आप अज्यूम कर लो तो जो आपका एनालिसिस है वो ओवरली सिंपलिस्टिक हो जाता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। Draw out this break-even graph and complete it with the following information. Fixed cost is 6,000. तो मैं fixed cost किधर लिखूंगी? इधर लिखूंगी 6,000, ठीक है। Next is variable cost per unit is $1. Selling price is $2. ये लाइन जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, नहीं, अच्छा, ये जो लाइन आपकी फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट हो रही है ये है आपकी टोटल कॉस्ट और ये है आपका रेवेन्यू, ठीक है। टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ओके, लेबल द लाइंस वो हमने कर दिया है। आइडेंटिफाई फ्रॉम योर ग्राफ ब्रेक इवन पॉइंट, करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये है 6,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? इन दोनों के बीच का गैप विच इज 1500, क्योंकि करंट प्रोडक्शन लेवल इज 7500, ठीक है ना। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द प्रॉफिट्स if an output of 9,000 unit and the break even point of production if selling price was increased to $3. अच्छा, अब ये जो है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मेरा कितना है? यहाँ पे 9,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस इज टू रेवेन्यू इज 18,000 at this point, and at this point cost is, fixed cost is 6,000, variable cost per unit is 1,000. 1 multiplied by 9,000 is 9,000 plus 6,000 is 15,000. Total cost is 15,000, ठीक है। प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है? 15 minus 18 is 3. ये प्रॉफिट अभी है 3,000, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस को मैं 2 से उठा के 3 कर दूं तो मेरी टोटल जो वो हो जाएगा रेवेन्यू, वो हो जाएगा 27,000। क्यों? सेलिंग प्राइस इज 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। अब मुझे 27,000 का रेवेन्यू करने के लिए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 6,000 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करके 27,000 जो है वो 6,000 से कम यूनिट्स को प्रोड्यूस करके कॉस्ट को कवर कर लूँगी, क्योंकि मेरी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पे मेरी ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी है? 6,000 ना, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 की मेरे पास ब्रेक इवन क्वांटिटी है, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 प्लस 6,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट इज 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 6,000, दिस इज 12,000 एंड दिस इज 12,000, ठीक है। अब मुझे क्वांटिटी चाहिए होगी, सही। 12,000 के लिए मैंने क्या करना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 12,000, यानी कि 4,000 अगर मैं प्रोड्यूस कर लूँ तो ब्रेक इवन रीच कर लूँगी। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू करना है ना मुझे। टोटल कॉस्ट इज 12,000। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस मुझे गिवन है इनटू क्वांटिटी नहीं गिवन, ये ब्रेक इवन क्वांटिटी है। 4,000 हो जाएगी ब्रेक इवन क्वांटिटी अगर मैं प्राइस को इंक्रीज कर दूं बाय 3, तो बाय 1 एंड 3 कर दूं, ठीक है। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक्सप्लेन वाई द बिजनेस माइट डिसाइड नॉट टू इंक्रीज द प्राइसेस, बिकॉज अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो सेल्स इनकी कम हो जाएगी।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो 9000 है वो पूरा का पूरा सेल हो जाए, सेल इनकी कम हो जाएगी अगर प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये है आपका केस स्टडी, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन मेथड। अभी तक जो हम कर रहे थे, हम ब्रेक इवन चार्ट कर रहे थे, अब हम करेंगे ब्रेक इवन का कैलकुलेशन मेथड। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सही, अभी तो मैंने आपको चार्ट से निकाल के दिखा दी ना क्वांटिटी, कि मैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट करूँगी। अब मैं कंट्रीब्यूशन मेथड से आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, ब्रेक इवन कैलकुलेशन। सबसे पहले तो आप देखेंगे जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, केस स्टडी ले लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, लेट्स हैव अ लुक कि ये क्या बोल रहे हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग सेलिंग प्राइस ईच यूनिट इज 50। सो मैं इसका कंट्रीब्यूशन निकालूंगी। ठीक है ना, contribution is selling price per unit is 50 and the variable cost of material and production is 20, तो contribution हो गया मेरा 30। weekly fixed cost is 6000। ठीक है, what is the break even level of production? Level of production means quantity, it's necessary to calculate the contribution। अब ब्रेक इवन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, या इसको लिख सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन 6000 अपॉन मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला है 30, आंसर मेरा आ रहा है 200 यूनिट्स। दिस इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी। अब ये वाला जो बिजनेस है जब 200 यूनिट सेल करेगा तो वो प्रॉफिट में रहेगा, 200 यूनिट से कम सेल करेगा तो वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, दे हैव टू प्रोड्यूस अबव दिस लेवल। इसके हम कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन सेज अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट सेल्स मील फॉर $6 ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $6। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड एंड सर्विंग ईच मील इज $2। सो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन इज 6 minus 2 which is $4. How many meals must be sold each month for the restaurant to break even? Fixed costs are 3600. So break even quantity is equals to fixed cost upon contribution या selling price minus variable cost. Fixed cost is 3600, selling price minus variable cost we have done 4. They should sell 900 meals per month. ठीक है, if the restaurant sold 1500 meals in 1 month, what is the profit made on this प्रॉफिट मेड दिस मंथ? ठीक है, अच्छा, तो अब हम पहले निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज 2
into quantity sold, which is 1500. So this is 3600 plus 3000 gives you 6600. ठीक है, रेवेन्यू निकालेंगे. रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस कितनी है $6 इनटू कितनी क्वांटिटी सोल्ड 1500. दिस गिव्स यू 9000. ठीक है, 9000. तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 9000 रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, which gives me 2400. ठीक है. Part B. If the cost of the food rose by $1 per meal, what will be the new break even level? यानी कि contribution change हो जाएगा. Part C. Contribution change हो जाएगा इसलिए कि वेरिएबल कॉस्ट पर $1 पर मील इंक्रीज हो गई है. सेलिंग प्राइस कितनी है 6 माइनस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच इज़ वेरिएबल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ 2 बिकम्स 3. कंट्रीब्यूशन चेंजेस टू 3. ठीक है. अब कॉस्ट कवर करने के लिए कि कितने ज़्यादा मील्स ज़्यादा बेचने पड़ेंगे कि कम बेचने पड़ेंगे? ज़्यादा बेचने पड़ेंगे क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है. फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह है, डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 1200. अब 1200 मील्स बेचने पड़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ इट अबाउट दिस चैप्टर. आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2. ये आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा. आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का भी टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है. और आपने इसको सॉल्व करना है. यू हैव 1 आवर फॉर दिस, लेकिन इसके मार्क्स कम हैं, आराम से हो जाएगा. दीज आर थ्योरी क्वेश्चंस एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्टार्ट वर्किंग. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे.